अच्छा, अब ये बताएं कि अब ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है जी हम तहरीक चलाएंगे, जुमे से वो तहरीक चला रहे हैं, तो हुकूमत आपको लगता है इस काबिल है कि उनकी तहरीक का मुकाबला कर सकती है? देखिए, मैं पीटीआई के मतलब बात करूं कि जब लंबी मैं बात नहीं करूंगा, 2014 में जो धरना हुआ, सारी सिलसिला चला, 2018 का फिर इलेक्शन हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादतियाँ की गई, जो केसेस बनाए गए, वो सब आपके हकीकत आपको पता है कि कितने झूठे बेसलेस केसेस थे। एक साजिश की गई जिसमें पाकिस्तान का अशर हो गया। लेकिन 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसका मैं बताऊं कि जिस तरह के भी नेकड किस्म की धांधली हुई थी, और जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे फार्म 45 क्या वो सफ़ेद चिट्टों पे, बल्कि पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया जाता था, जहाँ रह भी जाते थे काउंटिंग के वक्त निकाल दिया जाता था, जो फिर भी खड़े होते किसी को दीवार की तरफ का मुंह लगा लें, जो उनके एजेंट थे हमारे, और सफ़ेद चिट पे उनको वोट नंबर लिख के दिए जाते थे। फिर आरटीएस बिठाया, जो भी किया। जो मुझे याद है जब ये 13 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त ये 4 हलकों की बात करता था इमरान खान। बाद में कमीशन भी बन गया, उसका रिज़ल्ट आ गया। 35 पंक्चर की बात करता था, पंक्चर की भी फिर उन्होंने खुद ही डिनाई किया कि मुझे तो पता नहीं, मुर्तज़ा पोया साहब ने बताया था या किसने बताया था, तो ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट थी। लेकिन 2018 के बाद मैं उसका जवाब कहता रहा कि जो NA 119 था उस वक़्त, जो 113 है इस वक़्त, जो जहाँ मेरे भाई साहब इलेक्शन लड़े थे, राना अफजाल साहब, जिनका बेटा भी MNA हुआ है उस हल्के से, अफजाल साहब का, तो वहाँ मैं कहता रहा सिर्फ एक हल्का इमरान खान साहब खोल दें, क्योंकि असम्बली में मैं 10 दफ़ा मैंने कहा एक हल्का खोल दें, 4 तो छोड़ें ना, या 35 पंक्चर को छोड़ें। अगर वो हल्का ठीक है तो हम सारा मान जाएंगे कि ज़बरदस्त इलेक्शन 2018 में हुआ है। लेकिन एक हल्का इमरान खान बैठा होता था तो मैं कहता था कि एक हल्का खोल देना, 119 NA 119। उसी तरह उन्होंने ये बयानिया अभी खड़ा कर दिया इलेक्शन से पहले, जो उनका तरीक़ाकार है सोशल मीडिया अपना, कि ये धांधली हो गया, धांधली हो गया, ये 2024 में। और उससे आगे भी जाएंगे तो ये जो 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 बात आप कर रहे हैं, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसमें किसी जगह किसी बंदे ने उनका फॉर्म 45 ऐसा है जो लिया नहीं है, वहाँ खुद काउंटिंग नहीं कराई, बैठ के काउंटिंग कराई है और वहाँ पे साइन किए हैं, फॉर्म 45 लिया है, वहाँ स्मूथ चले। इक्का दुक्का वाक़या इलेक्शन पे होते हैं लड़ाई झगड़े के, बाकी 100% स्मूथ चले हैं। उन्होंने इस पर भी खड़ा कर दिया। जुमे की बात कर रहे हैं ना कि एजिटेशन करना है, एहतजाज करना है ज़िमनी इलेक्शन के मतलब, जो मैंने सुना है। अब इस PTI का क्या करें जो इस तरह की तहरीक हो, जिसके बेसिस ही ठीक ना हो, जिसका एंगल ही ठीक ना हो, जिसके पीछे कुछ और उनका जो क्या क्या कहते हैं इरादे हों, या कोई और उनका टारगेट हो कि हमने डिस्टेबलाइज़ करना है, हमने ख़राब करना है चीज़ों को। वो कौन सा मौका है जब PTI वाले या उनकी लीडरशिप पाकिस्तान को ऐसा काम नहीं करते जिस पाकिस्तान को डैमेज हो, चाहे वो IMF को लेटर हो, चाहे सऊदी डेलीगेशन का विज़िट हो, यहाँ भी वो शेर अफजल मरवत गया, उससे बयान दिलाया गया, फिर वहाँ से बैकआउट कर जाते हैं, IMF के लेटर से बैकआउट कर जाते हैं। फिर जो उस वक्त भी IMF के जो प्रोवेंशियल 2 इनके फाइनेंस मिनिस्टर से उनको कहा गया कि आप लेटर लिखें IMF को, प्रोग्राम ना दें, तो इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट किए रखते हैं पॉलिटिकल। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका क्या इरादे हैं पाकिस्तान के मतलब, वो मुझे तो उसमें डाउट नहीं है, लेकिन सभी को नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ एहतजाज उनका करें, एहतजाज करते रहते हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि इस एहतजाज में वो फोर्स नहीं होगी, गवर्नमेंट उधर है वो हैंडल करेगी ये एहतजाज को। अच्छा, लेकिन जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये आप नहीं समझते कि ये ट्रेंड जो है ये चलते रहना चाहिए? फिर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, तो कोई बातचीत का रास्ता भी इनसे निकल सकता है? देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो होते हैं प्रोसेस या पॉलिटिकल हम लोग हैं, उसमें डायलॉग करने चाहिए, करने भी होते हैं, ये जमहूरी एक जो अमल है उसका हिस्सा होता है। लेकिन इमरान खान का जो रवैया है वो आप उन्होंने देखा कितना रिजिड किस्म का ईगो है, और कोई पता नहीं उसके क्या मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो वो एक नतीजे पे पहुँचे कि क्या मैंने पॉलिटिकल मेरा
एटीट्यूड होना चाहिए, या मैंने वही फाशिज़म या मैं वही इमरान खान जो मैं हूँ जिसने जो पीछे 10-15 साल कारनामे किए हैं, तो उस पोजीशन में तो मेरा डायलॉग का कोई इतना फ़ायदा नहीं है जो कम से कम जिसमें ये ना हो कि जी बैठे कोई इसका हल निकाल लें, या जिसके अंदर कोई किसी अपने मुल्क के लिए कोई थोड़ा सा साहस हो कि आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि पहले उसके जो रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए, तो उसके बाद सोचा जा सकता है। अच्छा, आपके एक साथी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो हमेशा डायलॉग को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो ये कहते हैं जी कि सियासी जो पार्टियां हैं उनके दरमियान बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे उनका एक क्लिप वायरल किया गया है और उस क्लिप में ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया है। अच्छा, अब ये ऐसा लग रहा है कि साद रफ़ीक साहब इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं, लेकिन ये असल जो तकरीर थी वो तकरीर में उन्होंने कहा क्या था, ज़रा वो भी सुने। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। क्या किया था नवाज शरीफ ने? क्या गुनाह था नवाज शरीफ का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था? उसने मेरिट की, पासबानी की, उसने पाकिस्तान में 5.8 जीडीपी लेके आया नवाज शरीफ। हर जिद्दत जो है इस मुल्क में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेके आए। अच्छा, अब ये तकरीर जो है ना, साद रफ़ीक साहब ने, ये लाहौर में एक सेमिनार था, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की थी और इत्तफाक की बात है कि मैं भी वहाँ पर मौजूद था और मैंने भी एक तकरीर की थी। तो इसलिए जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। जहाँ जहाँ पे उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया है वहाँ पे इमरान खान साहब का नाम ला दिया। तो ये जिन्होंने किया है उन्होंने इमरान खान साहब का कोई भला नहीं किया। लेकिन राना तनवीर साहब, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। आपको नहीं लगता कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैला रही, बल्कि सियासी जमातों के अंदर भी गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही हैं, इस पर हुकूमत जो है उसने कुछ सोचा है कैबिनेट ने कि इसका कैसे मुकाबला किया जाए? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो इस वक्त हम इसमें टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंस गए हैं, ये हमारे मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला बना हुआ है और काफ़ी अमेरिका या दूसरे भी सोच विचार कर रहे हैं किस तरह इसको हैंडल किया जाए। तो मैं तो खैर सादा आदमी हूँ, मैं तो समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है अगर किसी को ये सारा कुछ नहीं आता और वो नहीं देखता या सारा कुछ नहीं करता। अभी आप यही देख लें या बहुत सारी चीज़ें देख लें। मैंने अभी ज़िमनी इलेक्शन में, अपने बाई इलेक्शन में जो अभी हुआ है मेरा, जो मैंने सीट छोड़ी थी MPA की, विकेट की थी, वहाँ मेरे भाई साहब अफजाल साहब खड़े थे, उनको खड़ा हमने किया जी। तो वहाँ पे हमारे बड़े जो स्टार थे, जो बड़े बड़े सपोर्टर थे, बल्कि मेरा एक MPA का भी वहाँ पे ये बना के चला दिया कि मैं PTI के बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो रात दिन बेचारा मेहनत कर रहा है, मर रहा है अपनी PMLN के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा अहम आदमी है, PMLN का MPA भी है। तो ये सारे काम हो रहे हैं और वो बेचारा रो रहा है कि जी मैं क्या करूँ इसका, ये देखिए ये क्या चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें इसका कुछ करना चाहिए। हमारी इससे सोसाइटी भी मुतासर हो रही है, सिस्टम भी मुतासर हो रहा है, लोग इंडिविजुअली भी मुतासर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ऐसी मेहनत है, ये ऐसा एक सिलसिला चल गया है, ये बड़ा, बल्कि अब तो आम तौर पे भी कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये फ्यूचर में बहुत इसके जो नताइज निकलेंगे, बड़े भयानक नताइज निकलेंगे। बहरहाल इसके पॉजिटिव नताइज भी निकल सकते हैं अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल मीर साहब मुझे बताएं कि जो चीज़ भी है वो ह्यूमन नेचर है, उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं और स्पेशली हमारी कौम जो है वो उसका इस्तेमाल जो है दूसरी तरफ ले जाती है। स्पेशली मैंने कहा बाकी सारी दुनिया में भी है, कोई ना कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये करते हैं ये काम, लेकिन अभी जो PTI है वो इसका इस्तेमाल कर रही है। चाहे उनके बेसिस लंदन में हैं बने हुए, वहाँ पे सेल बनाए हुए हैं, या पाकिस्तान में हैं। तो हमें लोग कहते हैं, तो आपके भी लोग कुछ बैठे हुए नहीं, हमारे लोग कहते हैं कि खुदा के लिए आप भी इस फील्ड में थोड़ा सा कुछ करें, लोगों को बिठाएं या कोई आप कोई इसमें क्या कहते हैं थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो हमारी पार्टी पे लोगों को ये गिला ज़रूर है कि आप इस सोशल मीडिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आप पीछे हैं, इस पे काम करें। और अच्छा, अब क्योंकि आपके पास फूड सिक्योरिटी का भी चार्ज है, ये बताएं कि
पंजाब के किसान जो हैं वो बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि गंदम की उनको मुनासिब कीमत नहीं मिल रही और हुकूमत उनसे गंदम नहीं ख़रीद रही, और वो भी कह रहे हैं हम भी एहतजाज करेंगे। नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है, और मैं समझता हूँ कि ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो किसान है, जो उन्होंने पैदावार जो उन्होंने काश्त की, उस वक्त इनपुट्स जो डाले वो ये समझ के डाले, इसलिए काश्त की कि जी ये प्राइस है और ये हमें मिलेगी। अब प्राइस वो नहीं मिल रही क्योंकि प्रोक्योरमेंट उस तरह गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन कर रही है इसमें, जो ट्रेडिशनली करते थे कि वो सपोर्ट प्राइस है। सपोर्ट प्राइस में स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड में हमेशा जो सपोर्ट प्राइस होती है, सारी दुनिया में कोई ना कोई जो क्रॉप है वो नोटिफाइड है कि ये स्टेपल फूड है, ये हम इसको सपोर्ट प्राइस करेंगे, जिस तरह चाइना में राइस का है। बाकी तो सारे चावल हैं हमारे साहब, यहाँ। अगर अगले सीज़न में तो किसानों मैं की समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए, और बिल्कुल, ताकि रोटी की कीमत 16 रुपये ही रहे ना। हाँ, ताकि टारगेट हमेशा वो सारी नहीं प्रोक्योर करते, ये मैं बताऊँ 20% 25% टोटल प्रोडक्शन का करते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो भी करनी है, जो भी टारगेट है, जो कि टारगेट है, तो इमीडिएट हमें प्रोक्योरमेंट शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उसका ये फैक्टर प्रोवेंस आप कह रहे हैं कर देनी चाहिए। हाँ, कर देनी आप चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट से कह रहे हैं? मैं सारे प्रोविंसेस से कह रहा हूँ, सारे प्रोविंसेस से हाँ, कह रहे सारे कह रहा हूँ। मैंने लेटर भी लिखा है, इमीडिएटली गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू मैंने लेटर भी लिखा है। अच्छा, लेटर भी लिख दिया? मैंने लेटर लिखा सारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स को कि आप इमीडिएटली इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू करें, ताकि आपकी इंटरवेंशन से वो स्टेबलाइज हो जाएगी मार्केट। बाद में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा मार्केट बेहतर हो जाएगी, उसके सेंटीमेंट्स बेहतर हो जाएंगे, और वहाँ पे जो करेक्शन है वो हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ के 2-4 दिन में शुरू करनी चाहिए।